जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे सेल बायोलॉजी, जो कि हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। इसके एमसीक्यूज के लिहाज से इस यूनिट में बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, मगर आज वो हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि प्रॉब्लमेटिक है, जो कि बच्चे के लिए परेशानी का बाइस बनते हैं। सिंपल एमसीक्यूज आपके सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं अगर आपने टॉपिक पढ़े हैं। जितने मैंने लेक्चर दिए हैं वो सारे के सारे लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अकॉर्डिंग टू एमडी कैट के लिहाज से दिए। अगर जिसको वो सारे के सारे लेक्चर्स आते हैं तो उसके लिए कोई भी एमसीक्यूज जो कि आता है एमडी कैट के अंदर, उसके लिए टैकल करना कोई परेशानी का बाइस नहीं बनता अगर उसको टॉपिक सारे के सारे आते हैं, जिस तरह से मैंने पढ़ाए हैं, जिस तरह से उसने उसको क्लियर किया होगा। दूसरी बात, किताब की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यूज अक्सर एमडी कैट में बुक की लाइन आ जाती है, तो आपको किताब की रीडिंग भी करना होगी। जो टॉपिक आप पढ़ते हैं उसको बुक से भी रीड किया करें। तो वो एमसीक्यूज आज देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ट्रिकी हैं, जो कि अक्सर बच्चे के लिए प्रॉब्लम का बाइस बन जाते हैं, जो कि उसको समझ नहीं आती एमडी कैट क्लास से। आज हम वो टॉपिक को या उस एमसीक्यूज को देखेंगे। जैसे कि पहले ई आर में से देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिहाज से कि क्या एमसीक्यूज बनते हैं। एमसीक्यूज है द मेम्ब्रेन वेरी वाइडली इन अपीयरेंस फ्रॉम सेल टू सेल। कौन सी ऐसी मेम्ब्रेन है जो हर सेल में अपीयरेंस के लिहाज से डिफरेंट नजर आती है? देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी नहीं है। हर सेल टू सेल देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अपीयरेंस सेम होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी सेम होती है हर सेल टू सेल। बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन भी सेम होती है। ये तीन मेम्ब्रेन ऐसी होती है जो कांस्टेंट रहती है सेल टू सेल, इसमें कोई फर्क नहीं आता। हाँ, एक चीज की अपीयरेंस की फर्क आता है और उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपीयरेंस के लिहाज से बुक की लाइन है द मेम्ब्रेन वेरी वाइडली इन अपीयरेंस फ्रॉम सेल टू सेल। ये किताब की लाइन आपके पास आई है और उसका जवाब है ई आर। अगले हमसे कुछ देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म। देखो बेटा, लिपिड मेटाबॉलिज्म या लिपिड सिंथेसिस, कोई भी चीज आ जाए तो कौन सा ऑर्गेनली होता है? बेटा, आर ई आर का काम है प्रोटीन को बनाना, ये तो नहीं हो सकता, प्रोटीन को बनाता है। न्यूक्लियोलस आपको बता चुका हूं, ये किसको बनाता था? राइबोसोम को बनाता है, ये भी नहीं हो सकता। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक आपको मसल के अंदर नजर आता है जो कैल्शियम को स्टोर करता है। कैल्शियम को स्टोर करना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है। हाँ, लिपिड के सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म करना आपको पता है ये किसका रोल है? एसईआर का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। आपको रोल लाजमी पता होना चाहिए एसईआर के कौन कौन से हैं। बहुत ज्यादा रोल्स हैं जो मैं आपको बता भी चुका हूं, उनमें से एक रोल है लिपिड की सिंथेसिस या लिपिड की मेटाबॉलिज्म करना। आगे देखते हैं, एसईआर ऑफ मसल सेल एंड नर्व सेल is also associated with transmission of। आपको पता है एसईआर कैल्शियम आयन को स्टोर करता है मसल सेल के अंदर, ठीक हो गया? मसल सेल के अंदर किसको स्टोर करता है? कैल्शियम आयन को। और इसी एसईआर को मसल सेल के अंदर क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कैल्शियम आयन को स्टोर करता है मसल सेल के अंदर और कैल्शियम आयन मदद देता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स करने में, ठीक हो गया? हार्मोन्स की सिक्रेशन बेटा एसईआर नहीं करता, डिजीज इसकी वजह से नहीं है। न्यूरोट्रांसमीटर का जिक्र साइनेप्सिस के अंदर है, साइनेप्सिस के अंदर। तो मगर एसईआर नर्व सेल और मसल सेल में किसके लिए ट्रांसमिशन करता है? किसकी ट्रांसमिशन करता है? दैट इज कॉल्ड नर्व इंपल्स है। अब आगे आते हैं, ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर। बड़ा लिवर में अगर देखा जाए तो हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर, सबसे बड़ा ग्लैंड। और इवन के हमारे जिस्म में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल आते हैं उसको खत्म करना, उसको रिमूव करने में जो मदद देता है वो लिवर है। मगर लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन में जो मदद देता है, कभी नहीं भूलना, लाइफ के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करने में वो एसईआर होता है, ठीक हो गया? क्योंकि आर ई आर तो प्रोटीन को बनाता है भाई। गोल्जी अपरेटस सुपेक्टा पैकिंग करता है, चीजों की पैकिंग करने के लिए। लाइसोसोम सेल के अंदर ऑटोफैगी करना, फैगोसाइटोसिस करना, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करना, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करना, इसके ये सारे रोल है। हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? एसईआर करता है, ये इसका फंक्शन है। इसी तरह इसके फंक्शन आपके पास कितने आगे? दो आ चुके हैं। एक मैंने बता दिया नर्व इंपल्स, एक आगे एसईआर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और तीसरा रोल भी आपके पास आ गया है, लिपिड मेटाबॉलिज्म कौन करता है? एसईआर। बड़े इंपॉर्टेंट रोल आपको याद होने चाहिए। एसईआर के तीन रोल, 1, 2
और ये आ गया 3 आ गया। आगे चलते हैं। ई आर इज ऑफन कंटिन्यूअस विद, ये किसके साथ होता है जो कि मसलसल आगे जारी चलता रहता है? किसके साथ? बेटा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ नहीं होता, याद रखना। मैं बताऊंगा, इसकी वजह भी बताऊंगा आपको बाद में। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ ये कंटिन्यूअस नहीं होता ई आर। बेटा गोल्जी अपरेटस के साथ ई आर कंटिन्यूअस नहीं होता, याद रखना। किताब की लाइन ये आई है, किताब की लाइन। ई आर कंटिन्यूअस नहीं होता थैलाकोइड मेम्ब्रेन के साथ। और बेटा किसके साथ कंटिन्यूअस होता है, किसके साथ मसलसल लगातार मौजूद होता है साथ साथ? बेटा उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा ई आर का एक फंक्शन है, उस फंक्शन को याद रखना, तो आपको ये कभी भूलेगा नहीं कि ये कंटिन्यूअस इसके साथ होता है। ई आर का एक फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट देना, इसका एक फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट। अच्छा बेटा, सेल को जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मतलब कि एक सेल की शक्ल है राउंड, उसको राउंड रखने में मदद देना। एक सेल की शक्ल शेप है इररेगुलर, जिस शेप में सेल है उसको मैकेनिकल सपोर्ट देना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक ऐसी चीज मौजूद है जो कि सेल को अंदर की तरफ इनफोल्ड होने से रोकती है, शेप को चेंज होने से रोकती है। वो मैकेनिकल सपोर्ट एक ही तो देता है, ई आर, क्योंकि ये कंटिन्यूअस किसके साथ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। आगे चलते हैं। पिक अप द फंक्शन नॉट परफॉर्म बाय एस ई आर, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो एस ई आर नहीं करता? आप देख सकते हैं बेटा, एस ई आर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज करता है। मैसेज आपको पता है मैं किसको कह रहा हूं? इंपल्स। इंपल्स में एस ई आर रोल अदा करता है। मेटाबॉलिज्म आपको पता लग गया, मेटाबॉलिज्म किसकी करता है? लिपिड। आपको पता लग गया ये भी सी का रोल है, ये भी सी का रोल है। मैकेनिकल सपोर्ट, और बेटा मैकेनिकल सपोर्ट ई आर, ई आर के अंदर दो आते हैं, आर ई आर भी आता है और एस ई आर आता है। दोनों का रोल है, ये दोनों का रोल है, ये कभी नहीं भूलना। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं कि ई आर का रोल, ई आर का रोल क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट करना। मैकेनिकल सपोर्ट ई आर, ई आर मतलब स्मूथ भी आ गया और आर ई आर भी आ गया। एस ई आर का क्या ऐसा रोल यहां पे नहीं लिखा जो कि वो नहीं अदा करता? बेटा वो है टॉक्सिफिकेशन। बेटा ये टॉक्सिफिकेशन नहीं करता, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ठीक हो गया? आपने स्टेटमेंट को देखना, समझना, परखना है, फौरन जज्बाती नहीं हो जाना। देखो कि एक चीज का फर्क आया, यहां पे डी ई नहीं लगा, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, टॉक्सिफिकेशन नहीं करता बेटा, ये जहरीलापन नहीं फैलाता। तो इसका मतलब एस ई आर का रोल नहीं है टॉक्सिफिकेशन। ये भी है, ये भी है, ये भी। तो हमने पिक कर लिया, पकड़ लिया कि इसका रोल कौन सा नहीं है, वो है टॉक्सिफिकेशन है। आगे चलते हैं। ये कुछ ट्रिकी एमसीक्यू से, सिंपल एमसीक्यू आपको पता है जनरल से मैं नहीं दे सकता, आपको टॉपिक आना चाहिए। आपके टॉपिक जितने भी आपको अच्छे तरीके से आते हैं, आपको एमसीक्यू सारे के सारे आपके हल हो जाते हैं। वाहद बायो का ऐसा सब्जेक्ट है जो 80 में से 80 नंबर आपको इंशाल्लाह देगा। मगर आपको मैं पहले ही बता रहा हूं, जिसकी ग्रिप है बायो के अंदर, वो बायो की ग्रिप किसकी स्टूडेंट की होती है? जिसने टॉपिक को, लेक्चर को बड़ी तवज्जो से सुना और आपने फिर किताब को भी एक दफा रीड आउट किया, बस इतना काम इनफ है। फिर बाद में आपने उसके अंदर से एमसीक्यूज निकालने की कोशिश करनी है। मगर जैसे मैंने एमसीक्यूज निकाले हैं, ये वो एमसीक्यूज है जो एमडी कैट में बच्चा प्रॉब्लम में, परेशानी में प्रेशराइज हो जाता है, इसलिए मैंने वो एमसीक्यूज निकाल के रखे हैं। सिंपल एमसीक्यूज तो आपको आने चाहिए। ठीक हो गया? राइबोसोम को देखते हैं। अच्छा, राइबोसोम के अंदर यूज किया गया एस इज स्वेडबर्ग यूनिट यूज इन सेंट्रीफ्यूगेशन, फ्रैक्शनेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। किताब की लाइन आई है, ये बुक की लाइन है जो एमडी कैट में आ चुके एमसीक्यूज। स्वेडबर्ग ने सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया। सेल के कंपोनेंट्स मतलब ऑर्गेनेल्स को सेपरेट किया। ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करने का फ्रैक्शनेशन भी एक टेक्निक है, सेंट्रीफ्यूगेशन भी टेक्निक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब कि जो चार्ज वाले कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट करना इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर होता है, ये भी एक टेक्निक है। मगर उसने जिस टेक्निक को यूज किया था सेपरेट ऑफ कंपोनेंट्स करने के लिए, बेटा वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसके लिए इसने यूनिट यूज किया एस, जो कि मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट है। ठीक हो गया? तो ये इसने इस तरीके से इसको सेपरेट किया था। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, बेटा आपको पता है राइबोसोम को कौन बनाता है? सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। बेटा इसको अगर मैं यहां से हटा दूं तो सिंथेसिस लिख दो, तो एक ही चीज है, सिंथेसिस फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। बेटा ई आर, बेटा ये ई आर आपको पता है ये राइबोसोम को नहीं बनाता।
न्यूक्लियोप्लाज्म बेटा ये भी नहीं बनाता। साइटोप्लाज्म बेटा ये तो साइट है, मेटाबॉलिक साइट है, मेटाबॉलिक साइट जहां पे केमिकल रिएक्शन चलते हैं, साइट है, ठीक है, ये स्टोर हाउस है हमारा, तो इसका मतलब यहां पे भी नहीं है। तो बेटा न्यूक्लियोलस, आपको पता है यहां पे राइबोसोमल सभी यूनिट भी मौजूद थे, यहीं पर राइबोसोमल डीएनए भी था, यहीं पर राइबोसोमल आरएनए भी था, तो जवाब क्या होगा हमारा न्यूक्लियोलस। द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन प्रेजेंट इन, बेटा राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन दूसरा नाम है, और कभी नहीं भूलना बेटा, बताने वाली बात ही नहीं है, उसका नाम है राइबोसोम। तो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन राइबोसोम का नाम है। तो प्रोटीन तो इसके पास है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब इसके पास आरएनए भी है, तो आरएनए और प्रोटीन की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का नाम पड़ गया। आगे चलते हैं बेटा, a group of ribosomes attached to messenger RNA is known as न्यूक्लियोसोम। और बेटा खुदा का नाम लेना, ग्रुप ऑफ राइबोसोम अगर मैसेंजर आरएनए के साथ मौजूद है तो न्यूक्लियोसोम नहीं कहते, याद रखना। न्यूक्लियोसोम क्या होता है आपको याद होना चाहिए, 8 हिस्टोन की प्रोटीन है, क्रोमोसोम के टॉपिक से आया हुआ है। हिस्टोन 8 होती हैं और उसके ऊपर डीएनए लिपटा होता है, तो डीएनए का 8 हिस्टोन प्रोटीन का वो लिपटा होना, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो इसका मतलब ये नहीं है। मीजोसोम बेटा ये भी नहीं है। बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब इनवेजिनेट होती है, इस इनवेजिनेट पार्ट को कहते हैं मीजोसोम, तो बेटा ये भी नहीं है। साइटोसोम सेल बॉडी, साइटो मतलब सेल, सोम मतलब बॉडी, बेटा ये भी नहीं है। हाँ उसको कहते हैं पॉलीसोम। तो ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड पॉलीसोम। गोल्जी अपरेटस क्लास से देखते हैं। सिस्टर्नी, बेटा गोल्जी अपरेटस का टॉपिक लाजमी जाके पढ़ लेना, जिसने नहीं पढ़ा खुदारा उसको जाके लाजमी पढ़ेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर टॉपिक नहीं पढ़ते तो बेटा एमसीक्यूज आपके माइंड से निकल जाते हैं। मेरा ये मतलब नहीं होता कि मैं अगर यूट्यूब में फेंक देता हूं कि आप बाद में भी देख सकते हैं, मगर ये नहीं है कि अगर आप बात करते करते टॉपिक नहीं देखते तो बेटा ये आपके लिए ही सबसे बड़ा नुकसान होगा। सुनिएगा जरा। सिस्टर्नी स्टैक्स कंटिन्यूसली फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ, बेटा देखो सिस्टर्निक स्टैक्स कंटिन्यूसली फॉर्म्ड, सिस्टर्निक स्टैक बनते हैं बाय फ्यूजन ऑफ, किसके फ्यूज होने से। आपको स्टेटमेंट समझ आ गई कि सिस्टर्निक स्टैक एक गुच्छा बनेगा सिस्टर्नी का, फ्यूजन किसके फ्यूजन होने से, ठीक हो गया। अब पहली तो बात है सिस्टर्नी आपको कहां कहां नजर आती है। एक तो आपको नजर आती है गोल्जी अपरेटस के पास, दूसरे सिस्टर्नी किसके पास होता है, ईआर के पास। याद रखना आपके सेल के अंदर बड़ी ज्यादा चीजें ईआर बनाता है। लाइसोसोम के एंजाइम ईआर बनाता है, पर ऑक्सीसोम ग्लाइऑक्सीसोम, एमडी कैट का टॉपिक नहीं है मगर आपको पता होना चाहिए, पर ऑक्सीसोम ग्लाइऑक्सीसोम ईआर बनाता है। जब जरूरत पड़े सेल को पैकिंग के लिए, जब सेल को जरूरत पड़े लाइसोसोम की, तो ईआर ही बनाता है गोल्जी अपरेटस को भी। पॉइंट क्लियर हो गया। ईआर ही लाइसोसोम के एंजाइम बनाता है, ईआर ही पर ऑक्सीसोम ग्लाइऑक्सीसोम बनाता है, और ईआर ही जरूरत पड़ने पर किसको बनाता है, गोल्जी अपरेटस को बनाता है। तो सिंपल जवाब यहां पे ढूंढ लेना, ये बेटा सिस्टर्नी स्टैक गोल्जी अपरेटस के ही बनते हैं, हमारे जो बनाने वाला ट्रांसपोर्टेड ऑफ ईआर बनाता है। पॉइंट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन सेल सिक्रीशन, बेटा सेल सिक्रीशन का मतलब सेल की सिक्रीशन कौन करता है, कौन सी ऐसी चीज है जो पैकिंग करके चीजों को बाहर भेजता है। राइबोसोम तो नहीं भेजता, माइटोकॉन्ड्रिया तो बेटा पावर हाउस है, ये भी नहीं भेजता, ये तो प्रोटीन को बनाता है, ये भी नहीं भेजता। लाइसोसोम सर ये करता है, बेटा लाइसोसोम क्या सिक्रीट करता है, सर जी ये सिक्रीट करता है एंजाइम, ताकि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो सके। और बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में सिर्फ एंजाइम निकलते हैं और वो एंजाइम सिर्फ निकालता है। अगर मैं कहता हूं लाइसोसोम को भी कौन बनाता है, लाइसोसोम फर्दर प्रोसेस होता है, बड़ा टॉपिक नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लीजिएगा। जो लाइसोसोम की फर्दर प्रोसेस कौन करता है, सर इसकी फर्दर प्रोसेस गोल्जी अपरेटस करता है। और बेटा हर तरह की सिक्रीशन भेजने में जो बाहर मदद करता है कौन करता है, पैनक्रियाटिक ग्रैन्यूल जो बाहर निकलते हैं कौन निकालता है, बेटा आपके जिस्म के अंदर सारी की सारी पैकिंग करके सेल से अंदर बाहर खारिज करना कौन है। और बेटा सेल सिक्रीशन एक ही चीज का रोल है, सेल पैकिंग एक ही चीज का रोल है, और बेटा उसका नाम है गोल्जी अपरेटस, कभी ना भूलिएगा। आगे देखते हैं। डैश फेस ऑफ गोल्जी अपरेटस गिव राइज टू सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, बेटा सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स वो होते हैं जो कि अब खारिज हो गए, अब इन्होंने काम करना है, मॉडिफाई हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, अब इन्होंने जाके काम करना है। तो ये किस फेज के पास होंगे, देखो बेटा सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स
किस फेज के पास होंगे जो कि खारिज होके काम करेंगे? फॉर्मिंग फेज? और नहीं नहीं नहीं, फॉर्मिंग फेज तो वो फेज है जो कि मॉडिफिकेशन करने वाली चीजों को पकड़ता है। ठीक हो गया। फॉर्मिंग फेज ही का दूसरा नाम है सिस फेज। सिस फेज का तीसरा नेम है आउटर फेज। जाके गोल्जी ऑपरेटर्स का टॉपिक पढ़ लीजिएगा, अगर टॉपिक अगर आपको ट्रिकी लग रहा तो गोल्जी ऑपरेटर्स का टॉपिक पढ़ेगा। फॉर्मिंग फेज का सिस फेज है, सिस फेज का आउटर फेज है, और तीनों जो पॉइंट है ये एक ही चीज है जिसके पास मॉडिफिकेशन होने के लिए वेजिकल्स आते हैं। मगर जब मॉडिफिकेशन हो जाती है तो वो मॉडिफिकेशन होने के बाद एक जगह से खारिज होते हैं, और जब वो खारिज होंगे तो उनका नाम होगा सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स। मगर कहां से खारिज होंगे बेटा? कभी ना भूलेगा, मच्योरिंग फेज से होंगे। अगर मच्योरिंग फेज ना आए तो बेटा वो ट्रांस फेज भी कह सकते हैं। अगर ट्रांस फेज ना आए तो बेटा वो इनर फेज भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। इन सब फेज को कहते हैं मच्योरिंग फेज। आगे देखा जाएगा द फिनिशिंग रोल, सबसे बड़ा रोल बताने लगा। द फिनिशिंग, चीजों को आखिर में फिनिश करने वाला, पैकिंग करने वाला, डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्रीशन ऑफ द सेल, सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, पैकिंग करने वाला, फिनिश करने वाला। और बेटा एक ही चीज है जो फिनिशिंग करता है, पैकिंग कर देता है, डिस्ट्रीब्यूशन और सिक्रीशन कर देता है, और बेटा उसका नाम गोल्जी ऑपरेटर्स है। ये आपके पास काफी ज्यादा इसके रोल आ चुके हैं। सेल सिक्रीशन करना एक आ गया, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, पैकिंग, फिनिशिंग और प्रोडक्ट करना, ये भी किसका रोल है? गोल्जी ऑपरेटर्स का रोल है। आगे चल के देखते हैं कि आगे इसका कौन कौन सा 2-3 एमसीक्यूज जो कि मैंने बना के रखे हुए हैं वो भी देख लेते हैं एक ही वक्त में। अगर देखिए एमसीक्यूज, द प्रोटीन और एंजाइम्स विच हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल पास थ्रू दिम। और बेटा सेल से बाहर खारिज करना प्रोटीन को और एंजाइम को, मगर इन दोनों को कहां से गुजारना पड़ेगा? जहां पे जाके इसकी पैकिंग हो सके। तो आपको एक चीज का पता है, पैकिंग करने वाली चीज गोल्जी ऑपरेटर्स है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, एसईआर का रोल नहीं है, फूड वैक्यूल का रोल नहीं है। तो प्रोटीन और एंजाइम को बाहर जाने से पहले इसकी पैकिंग करनी है, और वो कौन करेगा? गोल्जी ऑपरेटर्स करेगा। आगे देखते हैं सेंट्रियोल में से। सेंट्रियोल एब्सेंट इन, बेटा लोअर प्लांट्स के पास होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास होता है, एनिमल्स के पास होता है। हाँ, हायर प्लांट्स के पास ही एब्सेंट होता है। बड़ा किताब की लाइन है, ये बुक की लाइन आई है एमडी कैट के अंदर, तो हायर प्लांट के पास क्या होता है? ये एब्सेंट होता है। आगे देखेंगे द प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स इन लैकिंग। प्लांट सेल एनिमल सेल से मुख्तलिफ है। कौन सी ऐसी चीज नहीं मौजूद प्लांट सेल के पास? सुनिएगा, स्टेटमेंट को सुनिएगा, बड़ी जल्दबाजी आप कर लेंगे इस एमसीक्यूज के अंदर। प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफरेंट है किसी चीज के एब्सेंट के लिहाज से। तो प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफरेंट है किसी चीज के एब्सेंट के लिहाज से। आपने फौरन लगा देना सर सेल वॉल, और भाई गलत है। सेल वॉल के लिहाज से नहीं पूछा उसने, एनिमल सेल के लिहाज से नहीं पूछा उसने, प्लांट सेल को फोकस किया है कि प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफरेंट है किसी चीज के एब्सेंट के लिहाज से। तो भाई प्लांट सेल के पास सेल वॉल तो होती है, माइटोटिक अपरेटस भी बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होता है। तो कौन सी चीज लैक करती है जो नहीं मौजूद? बेटा उसका नाम है सेंट्रियोल। अभी बता चुका हूं, सेंट्रियोल एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। तो बेटा सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, इस लिहाज से ये एनिमल से डिफर करता है, लैकिंग के लिहाज से। आगे चलते हैं। एक्सटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट, बेटा न्यूक्लियस के ऊपर क्या मौजूद होता है? लाइसोसोम नहीं होता, राइबोसोम नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, सेंट्रियोल होता है। किताब की लाइन आई है कि सेंट्रियोल की लोकेशन क्या है, वो है एक्सटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस। आगे चलते हैं। टू सेंट्रियोल आर यूजुअली प्लेस्ड, बेटा दो सेंट्रियोल एक दूसरे के इस तरह होते हैं, ये एक सेंट्रियोल है और ये दूसरा सेंट्रियोल, और इसको हम कहते हैं राइट एंगल। तो जवाब हमारा क्या होगा? राइट एंगल। पैरेलल नहीं है, डिस्टेंस में नहीं है, लीनियर नहीं है, तो कौन सा होगा? राइट एंगल। आगे जाके देखेंगे दूसरे एमसीक्यूज, मगर ये आपके पास समरी छोटी सी मैंने दी है एमसीक्यूज के लिहाज से जो कि सेल बायोलॉजी के हैं। एमसीक्यूज आगे भी देखते हैं कौन कौन से ऑर्गेनली में से ट्रिकी एमसीक्यूज बन जाते हैं। मैं अगेन बताता जा रहा हूं और हमेशा बताता रहूंगा कि एमडी कैट कुछ भी नहीं है, सब कुछ एमडी कैट अगर देखा जाए तो बेस करता है आपका लेक्चर के ऊपर कितना फोकस है जो आपने लेक्चर लिए हैं। अगर लाजमी लिए तो बेटा मेरे से लिखवा लो, किसी भी जगह पे आपके एमसीक्यूज
सारे के सारे ठीक होंगे, कोई भी गलत नहीं होगा अगर आपका लेक्चर के ऊपर ग्रिप था, आपने पूरे फोकस से लेक्चर पढ़े हैं। दूसरी चीज, अगर आप लेक्चर पढ़ के किताब से एक दफा रीड आउट कर लेते हैं तो आपके सारे के सारे एमसीक्यूज क्लियर होते हैं। 88 में से एमसीक्यूज आपके सारे के सारे ठीक आते हैं। मगर पहली बात, अगर आपने लेक्चर नहीं लिए तो लाजमी कहूंगा बेटा जाके लेक्चर को एक दफा लाजमी पढ़िएगा, सुनिएगा और देखिएगा कि आपके लिए एमसीक्यूज निकालना और बनाना और इसी के साथ साथ उसको ठीक करना कितना आसान हो जाता है। देखिए जरा लाइसोसोम के बारे में देखा जाए तो एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट that entry into cell is completely broken into simple digestible process by। अच्छा बेटा आपको पता है कि डाइजेस्टेबल पीसेस बाय, आपको पता है कोई भी चीज को तोड़ना हो तो सेल के अंदर कभी ना भूलना बेटा, एक ही चीज तो चीजों को तोड़ती है, जो चीजों को ब्रेक डाउन करती है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करती है, और बेटा उसका नाम है लाइसोसोम। तो चुप करके लाइसोसोम डाइजेस्टेबल पीसेस बनाने में मदद करती है। लाइसोसोम enable a cell to commit suicide called, सेल क्या सुसाइड करना, commit to suicide, आप कहते हैं उसको एपोप्टोसिस। अगर एपोप्टोसिस नहीं कहना तो उसका दूसरा नाम है ऑटोलाइसिस। पॉइंट क्लियर हो गया। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, सेल ईटिंग प्रोसेस। पिनोसाइटोसिस क्या होता है, वाटर ड्रिंकिंग प्रोसेस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है कि चीजों का अंदर आना इनफोल्ड होकर। ठीक हो गया। तो आप मुझे बताएं ऑटोलाइसिस ही कहलाता है एपोप्टोसिस, जो कि सेल की डेथ होती है, कमिट सुसाइड होती है, जो कि लाइसोसोम की वजह से होती है। द ऑर्गन इन्वॉल्व इन द डिफेंस ऑफ द सेल फ्रॉम इन्वेडिंग पैथोजन इज, सेल के अंदर कोई पैथोजन आए तो कौन से ऐसा ऑर्गेनली है जो सेल को डिफेंस देता है। और बेटा एक ही चीज है जो डिफेंस देता है, जो ऑटोफैगी करता है, जो फैगोसाइटोसिस करके चीजों को ब्रेक डाउन करता है। डिफेंस का नाम जब भी आ जाए तो बेटा कभी नहीं बोलना यार लाइसोसोम। लाइसोसोम है जो डिफेंस है किसी सेल का, जो कि एक ऑर्गेनली है। आगे देखते हैं। प्रोसेस बाय विच ओल्ड वॉर्न आउट सेल स्ट्रक्चर आर डाइजेस्टेड इन द सेल इज नोन एज, कोई भी पुरानी चीज सेल के अंदर अगर रिसाइकल होती है, उसको रीन्यू किया जाता है तो वो लाइसोसोम करता है, और उस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ ईटिंग प्रोसेस, एंड दैट इज कॉल्ड ऑटोफैगी। पॉइंट क्लियर हो गया, दैट इज कॉल्ड ऑटोफैगी। हाइड्रोलाइसिस का मतलब पानी की वजह से तोड़ना, एंडोसाइटोसिस में अंदर चीजों का आना, एक्सोसाइटिक चीजों का बाहर, और बेटा ऑटोफैगी जो सेल्फ ईटिंग प्रोसेस कहलाता है। ये तो कुछ पॉइंट्स जो एमसीक्यूज एमडी कैट में आ चुके हैं। देखिए एमडी कैट में कैसे एमसीक्यूज है, एमडी कैट कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है, बस आपने प्रेशराइज नहीं होना और आराम से आपने ठंडे दिमाग से जल्दी से आपने एमसीक्यूज करने हैं। आपने यही माइंड में सोना कि आपको सब कुछ आता है अगर आपने लेक्चर पढ़े हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं लिए तो माजरत से मैं फिर भी कहूंगा कि बेटा लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसने लेक्चर पढ़ लिए हैं वो साथ साथ चलता जा रहा है, उसके लिए आसानी है। जिसने लेक्चर नहीं लिए अपने ऊपर बर्डन इकट्ठा करता रहा है तो बेटा उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात आने वाली है एमडी कैट के अंदर। तो इसलिए मैं आपको यही बताता चलूंगा कि एमडी कैट के अंदर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका लेक्चर लेना। देखो जरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन से एमसीक्यूज बने एमडी कैट में, पावर हाउस ऑफ द सेल। और भाई पावर हाउस ऑफ द सेल आपको तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये कोई ऐसा भी स्टूडेंट होगा जो गलत करेगा। दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर टिक लगा देना। क्रिस्टा आर पार्ट ऑफ, अब बेटा क्रिस्टा, ठीक है, क्रिस्टा कहते हैं एक को, ये क्रिस्टी कहते हैं ज्यादा को। तो क्रिस्टी और क्रिस्टा आपको कहां पे रह जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी एपेटाइटिस के पास क्या होता है, सिस्टर्नी, वो सिस्टर्नी, और ये क्या है क्रिस्टी आर पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ ऑर्गेनली रिलीज एनर्जी फ्रॉम शुगर, और बेटा शुगर से एनर्जी निकालना, एनर्जी तो एक ही चीज निकालती है, ये कोई पूछने वाली बात है, माइटोकॉन्ड्रिया ही उसका नाम है। आपको ये एमडी कैट में एमसीक्यूज आ चुका है कि शुगर में से एरोबिक रेस्पिरेशन करके, कर्ब साइकिल करके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन करके जो एनर्जी को निकालता है वो ना माइटोकॉन्ड्रिया। द प्रोसेस ऑफ राइबोसोम्स and DNA indicates that mitochondria also synthesis some। और बेटा राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या बनाएंगे, राइबोसोम एक ही चीज बनाते हैं जहां मर्जी हो जाए, दे आर कॉल्ड प्रोटीन। तो प्रोटीन ही बनाना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसका रोल है, राइबोसोम्स का। ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ओ खुदा का नाम लो, एमडी कैट का ये एमसीक्यूज है
कि सिंथेसिस एटीपी ये कौन करता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो बेटा यही एमडी कैट है आपका, जो एमसीक्यू से रिपीट होते जा रहे हैं, जो बार बार आए, मैंने कुछ वो डाल दिए आसान से जो आपको पता है। तो ट्रिकी भी हो सकते हैं, आसान भी हो सकते हैं। जो आपके पास किताब की स्टेटमेंट है ना, वो वैसे के वैसे उठा के आपको एमडी कैट के पेपर में दे देता है। आगे जाके देखते हैं कैसे स्टेटमेंट आ चुकी है। स्ट्रक्चर लुक डार्कर देन साइटोप्लाज्म अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये किताब की एक लाइन है, उसकी लाइन है किताब की जो आपको पास आ गई है। तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म से डार्कर होता है, बेटा एक ही स्ट्रक्चर, उसका नाम है न्यूक्लियस। कोई चीज डार्कर नहीं है साइटोप्लाज्म से, एक चीज है जो डार्कर होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखने से, उसका नाम है न्यूक्लियस। आगे देखते हैं। जनरली द सेल्स हैव, ये किताब की लाइन आई है, किताब की लाइन, जनरली द सेल्स हैव क्या है, वन न्यूक्लियस है, उसको कहते हैं मोनोन्यूक्लिएट। किताब की लाइन जनरली द सेल्स हैव वन न्यूक्लियस, तो आपको पता उसको कहते हैं मोनोन्यूक्लिएट। वन राइबोसोम, बड़ा राइबोसोम का टॉपिक लेना, ये लाइन आपको नजर नहीं आएगी। वन लाइसोसोम, बड़ा किताब की लाइन, ये आपको नजर नहीं आएगी। वन माइटोकॉन्ड्रिया, बड़ा किताब की लाइन, ये नजर नहीं। किताब की लाइन क्या है, जनरली द सेल्स हैव वन न्यूक्लियस, तो किताब की लाइन आ गई, तो जो आपका होगा वन न्यूक्लियस है। इट इज विजिबल ओनली इन नॉन डिवाइडिंग सेल, ये भी किताब की लाइन आई है कि एक ऐसी चीज जो विजिबल होती है नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर। अभी सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो बेटा आपको न्यूक्लियस नजर आएगा, जब सेल डिवाइड करता है तो बेटा उस वक्त न्यूक्लियस नजर नहीं आता। राइबोसोम डिवाइड हो या ना हो बड़ा नजर आता है, लाइसोसोम डिवाइड हो या ना डिवाइड हो बड़ा नजर आता है। क्रोमोसोम, हाँ जो क्रोमोसोम है ये आपको नजर आता है डिवाइडिंग हालत में, किस हालत में, डिवाइडिंग में, डिवाइडिंग सेल में ये नजर आता है, नॉन डिवाइडिंग में ये नजर नहीं आता। तो स्टेटमेंट को समझना आपने क्या कह रहा है, इट इज अ विजिबल ओनली इन नॉन डिवाइडिंग। इनमें से कौन से ऐसी चीज है जो नॉन डिवाइडिंग सेल में विजिबल होता है, बेटा ये नॉन डिवाइडिंग डिवाइडिंग दोनों में विजिबल है, डिवाइडिंग नॉट दोनों में विजिबल है, ये डिवाइडिंग में विजिबल है और ये नॉन डिवाइडिंग। तो ठीक करना आपने न्यूक्लियस के ऊपर। क्रोमेटिन ट्रांसफर इनटू क्रोमोसोम, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कब चेंज होता है, जब डीकंडेंसेशन होती है, नहीं, जब आपके पास रेप्लिकेशन होती है, नहीं, अनकॉलिंग के वक्त नहीं, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में उस वक्त चेंज होते हैं जब कंडेंसेशन होती है। आपको मैं बता भी चुका, जाके लेक्चर सुनिएगा, कंडेंसेशन लास्ट में लिखा होगा, कंडेंसेशन भी लिखा होगा, फोल्डिंग भी लिखा होगा। अगर नॉन फोल्डिंग है, नॉन कंडेंस है तो क्रोमेटिन है, अगर कंडेंस है और फोल्डेड है तो दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम है, जाके लेक्चर सुनिएगा। केमिकली क्रोमोसोम इज कंपोज बाय, और बेटा क्रोमोसोम एक प्रोटीन से बना होता है और एक बेटा डीएनए से बना, तो इनमें से स्टेटमेंट ढूंढो कहां पे आपको नजर आ रहा है, प्रोटीन और डीएनए। तो ये आपके पास ये सी है, डीएनए प्रोटीन, तो ये केमिकली कंपोज होता है क्रोमोसोम डीएनए प्रोटीन से। द ट्रैफिक ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म इज कंट्रोल्ड बाय, और बेटा आपको याद है किताब की लाइन भी और ये मैं बता भी चुका हूं कि मॉलिक्यूल्स का जो ट्रैफिक है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में कंट्रोल करता है न्यूक्लियर पोर। ढूंढ लो जाके कहां मौजूद होगा, क्रिस्टी नहीं, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं, सिस्टर्नी नहीं, बेटा ये है न्यूक्लियर पोर, तो जवाब होगा न्यूक्लियर पोर होगा। आगे देखिएगा लिखा हुआ है डीपली स्टेन्ड विद बेसिक डाइस, डीपली स्टेन्ड विद बेसिक डाइस। पहले तो आप सुन लो, एक जब भी हमने किसी चीज न्यूक्लियस को देखना होता है तो हम बेसिक डाई से उसको स्टेन करते हैं, पहली चीज ये आपको पता होना चाहिए। अब किताब की लाइन भी लिखी हुई है डीपली स्टेन्ड विद बेसिक डाई। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी न्यूक्लियस को देखना तो आपको बेसिक डाई से स्टेन करना पड़ेगा। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, इसको हम डीपली डाई से करते हैं। बेटा राइबोसोम्स तो नहीं है, न्यूक्लियोलस भी नहीं है, तो बेटा जिसको डीपली डाइस करती हैं बेसिक डाई से, मैंने आपको बता दिया पहले ही, उसका नाम है न्यूक्लियस है। इसी तरह कुछ और एमसीक्यूज है वो भी देख लेते हैं साथ ही। अभी देखिएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्म ऑफ चिंपैंजी। बेटा यहां पर अगर आपने इसको नहीं समझा तो बेटा फजूलियत है। अगर आपने यहां पर आपको दिमाग में फौरन क्लिक नहीं किया तो मतलब कि आपने लेक्चर नहीं लिए हुए। सुनो जरा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्म, स्पर्म मतलब ये किसका जिक्र कर रहा है, कौन से सेल का जिक्र कर रहा है, हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल कौन से होते हैं, जो कि जर्म सेल होते हैं, जो कि 1n होते हैं। ठीक हो गया, तो 1n, तो
तो इसका मतलब हैप्लोइड सेल है। इसके बॉडी के सेल कौन से होंगे? डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल। और आपने याद किया होगा पीछे के इसके जो डिप्लॉइड सेल है वो 48 होते हैं, और इसके जो जर्म सेल होते हैं वो सिंगल हाफ होंगे। तो सिंगल हाफ कितने बनेंगे इसके? 24। तो जवाब क्या होगा? 24 है। तो स्पर्म हैप्लोइड सेल है, तो इसके पास कितने होंगे? 24 होंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर इन आरबीसी सेल, बेटा किताब की लाइन है, आपको याद होना चाहिए, 3 से 4 न्यूक्लियर पोर होते हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड डार्कली स्टेन्ड बॉडी कौन सी होती है? न्यूक्लियस के अंदर है, विदाउट नॉन मेम्ब्रेन बॉडी और डार्कली स्टेन्ड। इसको डीपली स्टेन्ड कहा गया था, वो न्यूक्लियस था। डार्कली स्टेन्ड जिसको कहा गया वो बेटा न्यूक्लियोलस होता है। वो कौन सा होता है? न्यूक्लियोलस। तो डार्कली स्टेन्ड को भी याद रखना है, न्यूक्लियोलस। डीपली स्टेन्ड को याद रखना बेटा, वो कौन सा होगा? न्यूक्लियस। तो ये एमसीक्यू से ट्रिकी से जो कि सेल बायोलॉजी के मैंने आपको बताए हैं, जिसमें आपकी आसानी पैदा होगी एमडी कैट के पेपर के अंदर। ओके बेटा, इंशाल्लाह आगे जब हम पढ़ेंगे हम उसके यूनिट के एमसीक्यूज को टैकल करेंगे कि वो कैसे एमसीक्यूज बनते हैं और किस तरह से हम उसको टैकल करते हैं। तो अगला जो इंशाल्लाह मेरा जो यूनिट होगा वो रिप्रोडक्शन का होगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे।